Hey friends, what's up? Welcome to my YouTube channel Make the world of mechanical engineering contents. Today we are going to learn new topics of mechanical engineering materials. Let's get started. So we were discussing about the fourth unit of mechanical engineering materials, that is non-ferrous metals and alloys. नॉन-फेरस मेटल्स किसको बोलेंगे हम लोग? ऐसे मेटल्स जिसके अंदर आयरन या तो है ही नहीं, अगर है तो बहुत स्मॉलर क्वांटिटी में है, बहुत लेसर क्वांटिटी में है। ऐसे मेटल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन-फेरस मेटल्स बोलेंगे। और इन नॉन फेरस मेटल्स की मदद से जो मिक्सचर तैयार किया जाता है, जो कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है, उनको कहा जाता है अलॉय। अब वो मिक्सचर या कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस होना चाहिए। ये एक पॉइंट उसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अलॉय की डेफिनेशन में क्या आता है? इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ आइदर टू मेटल्स और मोर देन टू मेटल्स और मेटल एंड अ नॉन मेटल। उसको हम आमतौर पे अलॉय बोलते हैं। तो अलॉय फेरस मेटल्स का भी बन सकता है और नॉन फेरस मेटल्स का भी बन सकता है, या दोनों को मिक्स करके भी बन सकता है। बस कंडीशन यहाँ पर क्या है कि आप जो भी मेटल्स का मिक्सचर तैयार कर रहे हो, उन मेटल्स के प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बेसिकली जो डिफरेंस है यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं वो डेंसिटी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वाटर और ऑयल, ये दोनों चीजें जो है आपस में कभी भी मिक्स नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोनों के जो डेंसिटी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। वही अगर हम वाटर और शुगर या वाटर और सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं तो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम मेटल का भी मिक्सचर तैयार करते हैं, मेटल्स को भी एक आपस में मिक्स करते हैं, तब भी सेम टाइप की डिफिकल्टी या सेम कंडीशंस वहां पे भी होती है। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे हम लोग? ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो है जो इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाले जा रहे हैं, वो उनके प्रॉपर्टीज आपस में मिलते जुलते गए। इसमें हम लोगों ने देखा था नॉन फेरस मेटल्स किसको बोलते हैं हम लोग? नॉन फेरस मेटल्स आर दोज which do not contain iron as a base. The chief pure metals in the non-ferrous group are aluminum, copper, lead, tin and zinc. ये जो है एक ओवरव्यू है नॉन फेरस मेटल्स किसको कहा जाता है, और इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पर। The non-ferrous alloys, which have gained popularity and largely replaced steels and cast irons in many engineering fields, are the light alloys. That is, alloy of aluminum and magnesium due to their high strength to low weight characteristics are therefore used in automobile and aircraft industries. तो जैसा मैंने कल आपको बताया था कि इंजन ब्लॉक्स बनाने में स्पोर्ट्स कार्स जहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वहाँ पर अल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है एज अ बेस मेटल टू मेक द अलॉय। अब एल्यूमीनियम की क्या प्रॉपर्टी है? एल्यूमीनियम के अंदर स्ट्रेंथ हमको ठीक ठाक मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है, और स्ट्रेंथ टू वेट जो उसका रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब लाइट वेट है। इन शॉर्ट, एल्यूमीनियम एक लाइट वेट मटेरियल है या मेटल है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी जगहों पे बहुत स्पेशल कंडीशंस में उसका इस्तेमाल किया जाता है, या स्पेशल टाइप के एप्लीकेशंस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब स्पेशल कंडीशंस में क्या क्या हो गया उसमें? इंजन के या फिर ऑटोमोबाइल या कार के जो है अलग अलग पार्ट्स बनाना। फॉर एग्जांपल मैक व्हील्स, जो अलग अलग शेप्स के अलग अलग डिजाइन के आपको फोर व्हीलर के कार्स के ऊपर जो व्हील्स नजर आते हैं, मैक व्हील्स जो नजर आते हैं, वो अल्यूमिनियम अलॉय के बने हुए होते हैं। देन उसके बाद ये तो हो गया कन्वेंशनल कार के बारे में, जो मैक व्हील का एग्जाम्पल। देन इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स कार्स में यहाँ पे जहाँ पर हाई स्पीड हमको बहुत ज्यादा मैटर करती है, या एक्सपेंसिव कार्स के अंदर जो इंजन ब्लॉक होता है, वो इंजन ब्लॉक भी rather than manufacturing it from cast iron, aluminum can be used. But the uh, problem is that aluminum is quite expensive as compared with the cast iron. बस यहाँ पे एक ही चीज का यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एल्यूमिनियम अलॉय का अगर हम इंजन ब्लॉक बनाते हैं या फिर डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं कार के, तो वो कार का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, या वो कार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। बाकी कोई दूसरा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस कार का, तो वो ऑब्वियसली वो इंक्रीज होगा, या अच्छा होगा, या बेहतर होगा। देन जो है कुछ एक रीजंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि क्यों नॉन फेरस मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है।
because they possesses low density, गुड फॉर्मेबिलिटी। फॉर्मेबिलिटी किसको बोलेंगे हम लोग, किसी भी शेप में उसको ढाला जा सकता है। इट कैन बी डिफॉर्म्ड इनटू एनी काइंड ऑफ इंट्रिकेट शेप्स। इंट्रिकेट मतलब क्या है, कुछ भी जो है डिफिकल्ट शेप, जैसा कुछ होते हैं ज्योमेट्रिकल, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप, जैसा आपका स्फेयर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब क्या है आपके, ये रेगुलर शेप्स हैं। इंट्रिकेट शेप्स किसको बोलेंगे, अब मशीन्स के अंदर या कोई भी बड़े मैकेनिज्म के अंदर, किसी भी बड़े प्रोसेस के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये रेगुलर डायमेंशंस या ज्योमेट्रिकल शेप्स वाले ही ऑब्जेक्ट लगेंगे। वहां पे कुछ इंट्रिकेट शेप्स के या टिपिकल शेप्स के जो है कंपोनेंट्स या प्रोडक्ट्स भी लग सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर वो इंट्रिकेट शेप्स को बनाने के लिए उनका जो रॉ मटेरियल है वो आमतौर पर सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल को जो है प्रेफर किया जाता है। और most of the non-ferrous metals are soft and ductile in nature. That is why it can be deformed into any kind of intricate shape or difficult shape. Then उसी के साथ साथ और एक कॉमन प्रॉपर्टी है सारे के सारे नॉन फेरस मेटल्स में या मैक्सिमम नॉन फेरस मेटल्स के अंदर, वो होता है गुड कोरोजन रेजिस्टेंट। दे आर रेजिस्टेंट, गुड रेजिस्टेंट टू कोरोजन। देन सॉफ्टनेस एंड फैसिलिटी ऑफ कोल्ड वर्किंग। अब चूंकि ये कैसा सॉफ्ट और डक्टाइल मेटल्स है, इस वजह से इसके ऊपर कोल्ड वर्किंग भी आसानी से परफॉर्म की जा सकती है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि कोल्ड वर्किंग किसको बोलते हैं और हॉट वर्किंग किसको बोलते हैं। फिर से एक मरतबा मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोल्ड वर्किंग किसे कहा जाता है, जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास जो है दो अलग अलग वो होते हैं उसके लिए प्रोसीजर्स है। एक तो ये है कि उस रॉ मटेरियल को आप रूम टेम्परेचर के ऊपर ही फोर्सेस अप्लाई करके फिनिश्ड शेप के या रिक्वायर्ड शेप के अंदर कन्वर्ट कर लो। दूसरा जो प्रोसीजर है उसके अंदर रॉ मटेरियल को हीट किया जाता है अप टू द रेड हॉट कंडीशन, जिसको टेक्निकली हम देखते हैं या टेक्निकली अगर उस टेम्परेचर रेंज को अगर बोलेंगे तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर उसको कहा जाता है। तो वहां तक उसको हीट करेंगे, देन उसके बाद कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से उसको किसी भी शेप के अंदर डिफॉर्म करना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है और कम टाइम के अंदर विद इन अ शॉर्टर पीरियड वी कैन कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब हॉट वर्किंग किसके ऊपर प्रेफर किया जाता है या कहाँ पे उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है? ऑब्वियसली हॉट वर्किंग के लिए ज्यादा टाइम लगता है, हमको ज्यादा जो है संसाधन लगेंगे, उसके लिए ज्यादा रिसोर्सेस लगेंगे, हमको फर्नेस लगेगा, हमको फर्नेस को रन करने के लिए फ्यूल लगेगा, हमको वर्कर्स ज्यादा लगेंगे, वहां पर स्पेस जो लगता है इंडस्ट्री के अंदर जो स्पेस है एरिया वो ज्यादा लगेगा हमको। और जब हम हीट करते हैं उसको तो वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है या फिर बहुत ज्यादा हाई एलिवेटेड टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। तो उन सारी जगहों पे उसको उसकी जो हैंडलिंग है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो इन शॉर्ट हॉट वर्किंग इज अ कॉस्टलियर ऑप्शन एंड कोल्ड वर्किंग इज अ चीपेस्ट ऑप्शन। अब हॉट वर्किंग कहीं कहाँ कुछ जगहों पर या कुछ मटेरियल्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हॉट वर्किंग ही की जा सकती है, दूसरा कोई ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता। कौन सी जगहों पर नहीं किया जा सकता है हॉट वर्किंग के अलावा? दूसरा ऑप्शन, हॉट वर्किंग के अलावा दूसरा ऑप्शन बचता क्या है? कोल्ड वर्किंग ही बचता है। तो कोल्ड वर्किंग कहाँ नहीं कर सकते हम लोग? जो बहुत ज्यादा हार्ड और ब्रिटल मटेरियल्स है उन मटेरियल्स के ऊपर कोल्ड वर्किंग करना अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, या फिर अगर मैं ऐसा कहूँ कि इम्पॉसिबल है तो मैं गलत नहीं हूँ। तो कोल्ड वर्किंग फिर किन जगहों पे या किस मटेरियल्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है? कोल्ड वर्किंग, कोल्ड वर्किंग परफॉर्म किया जाता है सॉफ्ट और डक्टाइल मेटल्स के ऊपर या मटेरियल्स के ऊपर। सॉफ्ट और डक्टाइल मतलब जिसके अंदर हार्डनेस बहुत कम होती है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ब्लैक स्मिथ या लोहा जो रोड साइड में आपको देखने को मिल जाता है, तो वो क्या करता है, आयरन के अलग अलग जो है कंपोनेंट्स तैयार करता है या ऑब्जेक्ट्स तैयार करता है जो आमतौर पे फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो वो सबसे पहले क्या करता है, उसके पास एक गर्म करने का प्रोविजन होता है, एक सिस्टम होता है, एक सेटअप होता है, जिसके अंदर वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को या मटेरियल को पहले हीट करता है और उसको रेड हॉट कंडीशन तक लेकर आता है। ठीक है,
रेड हॉट कंडीशन में लाने के बाद फिर वो क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। अब फोर्स किस टाइप की अप्लाई करता है, वो हैमरिंग करता है हमको। तो हैमरिंग करना कौन सी फोर्स है, कौन सी टाइप की फोर्स है, वो है इम्पैक्ट फोर्स। तो जब भी हम किसी भी हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के ऊपर रूम टेम्परेचर पर, मतलब कोल्ड वर्किंग हम लोग कर रहे हैं और इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हार्ड और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, वो फेल हो जाता है। किस तरीके से फेल होगा, उसके अंदर क्रैक आ जाएंगे, उसके अंदर जो है वो फ्रैक्चर आ जाएगा। इस वजह से हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के ऊपर कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए जाते हैं। कोल्ड वर्किंग में आमतौर पे क्या होता है, इम्पैक्ट फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं। वही अगर बात करते हैं नॉन फेरस मेटल्स की, तो नॉन फेरस मेटल्स में से ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही मेटल्स कैसे हैं, सॉफ्ट और डक्टाइल हैं। जैसा हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कल, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, ठीक है, गोल्ड का, सिल्वर का, प्लैटिनम का। ऑलमोस्ट ये सारे के सारे मेटल जो है, दे आर नेचुरली सॉफ्ट एंड डक्टाइल इन नेचर। बेसिकली जो नेचर से हमको मिल रहा है वो सॉफ्ट और डक्टाइल ही हमको मिल रहा है। तो इसके ऊपर चाहे हम इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे, रोलिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, या किसी भी टाइप के फोर्स अप्लाई कर लो, उसका फेलियर का चांसेस बहुत कम है। अभी देखो, फेलियर के चांसेस कब आते हैं, जब किसी भी मटेरियल के अंदर ब्रिटलनेस होती है। तो ब्रिटलनेस, व्हाट इज ब्रिटलनेस? ब्रिटलनेस किसको बोलेंगे हम लोग? ब्रिटलनेस बोलते हैं जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक हाइट से या एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे ड्रॉप करते हैं, तो वो स्मॉल पीसेस में अगर टूट जाता है या उसके अंदर किसी टाइप का फेलियर आ जाता है, तो उसको कहा जाता है ब्रिटलनेस। फॉर एग्जाम्पल योर मिरर ब्रिटल होता है, ग्लास वो ब्रिटल होता है, टाइल्स, सेरामिक्स वो ब्रिटल होता है। तो ब्रिटलनेस कब आती है किसी भी मटेरियल में, जब हार्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस, हार्डनेस और सॉफ्टनेस दोनों एक दूसरे के कैसे अपोजिट है, अपोजिट प्रॉपर्टीज। तो मोस्ट ऑफ द नॉन फेरस मेटल्स आर सॉफ्ट, दैट इज व्हाई उसके अंदर फ्रैक्चर के या फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए वो कोल्ड वर्किंग के लिए प्रेफर किए जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे स्पेशल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि गोल्ड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, these metals possesses the good electrical and thermal conductivity। इन मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट आसानी से फ्लो हो जाती है विद मिनिमम लॉसेस। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर से जो है लॉस होता ही नहीं, 100% जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट आपको दूसरे एंड से मिल जाएगा। डेफिनेटली देयर माइट बी सम लॉसेस, बट द लॉसेस विल बी मिनिमम एज कंपेयर्ड विद द अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस। What do we have? Then next point क्या है यहाँ पर, फ्यूजिबिलिटी एंड ईज ऑफ कास्टिंग। अब इसको कास्टिंग की जो है ना, कास्टिंग का ऑपरेशन कैसे होता है, वो भी हम लोगों ने पिछले जो है चैप्टर के अंदर देख लिया था। व्हाट इज कास्टिंग ऑपरेशन, किसको बोलते हैं कास्टिंग? कास्टिंग करना मतलब क्या करना है, सबसे पहले हमारे मटेरियल को हीट कर लेना है, मोल्टन स्टेट तक, लिक्विड स्टेट तक लेकर आना है उसको, सॉलिड स्टेट से निकाल कर हीट करके, टेम्परेचर रेज करके, देन पैटर्न की मदद से, किसी एक मॉडल की मदद से, एक सैंड बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर जिसको सैंड से फिल किया गया है, उसमें पैटर्न की मदद से कैविटी तैयार करना। कैविटी तैयार करने के लिए जो है दो अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, नीचे वाला अपर हाफ पोर्शन, ऊपर वाला अपर हाफ पोर्शन, और नीचे वाला लोअर हाफ पोर्शन, जिसको हम लोग टेक्निकली कोप एंड ड्रैग के नाम से बुलाते हैं। तो उस कोप और ड्रैग में क्या करेंगे, जिसको सैंड से फिल किया गया है, उसमें पैटर्न की मदद से एक कैविटी तैयार करेंगे, और कैविटी के अंदर क्या करेंगे, तो वो मोल्टन मेटल जो हमने हीट कर उसको लिक्विड स्टेट में लेकर आए थे, उसको उसमें डाल दें। इस सारे प्रोसीजर को कहा जाता है कास्टिंग ऑपरेशन। तो नॉन फेरस मेटल्स जो है वो कास्टिंग ऑपरेशंस के लिए भी ज्यादा सूटेबल होते हैं। देन अट्रैक्टिव कलर्स वाले होते हैं, अभी जैसा गोल्ड, जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं वो सब के सब नॉन फेरस में आते हैं। प्रीशियस मेटल्स मतलब क्या है, जो कीमती है। अब इसमें कौन सी चीज आ गई, आपका गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, प्लैटिनम आ गया। तो ये सारे के सारे जो प्रीशियस मेटल्स हैं वो नॉन फेरस मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। अब उसी के साथ साथ अगर हम कॉपर देखते हैं, या ब्रास देखते हैं, या ब्रोंज देखते हैं, जिंक देखते हैं, टिन देखते हैं, ये सब के सब मेटल्स के अंदर लस्टर वाली प्रॉपर्टी होती है। नाउ व्हाट इज द लस्टर? लस्टर इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू शाइन। जो भी मटेरियल शाइन, जिसका भी सरफेस जो होता है वो शाइनी सरफेस होता है, उसको हम बोलते हैं लस्टर। तो क्रोमियम है, क्रोमियम भी जो है लस्टर वाली एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रोमियम को या तो हम डायरेक्टली
उसके कंपोजिशन में ऐड कर देंगे, या फिर उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके या कोटिंग कर कर किसी भी मटेरियल के सरफेस पे स्मूथ बनाया जा सकता है, अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इन शॉर्ट, जितने भी नॉन फेरस मेटल्स हैं वो अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं या उनका एस्थेटिक्स अच्छा होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉपर एंड इट्स अलॉयज। सबसे पहले हम कॉपर और उसके अलॉयज के बारे में। Copper and its alloys are the most extensively used among non-ferrous metals due to its high electrical conductivity and corrosion resistance. तो जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जितने भी इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल केबल्स मैक्सिमम आपको कॉपर के ही देखने को मिलेंगे। आपके घर के अंदर जो वायरिंग की गई है उस वायरिंग के अंदर सबका सब क्या है, आपका कॉपर का ही वायर आपको देखने को मिलेगा। उस कॉपर के वायर के ऊपर पॉलीमर की एक कोटिंग या इंसुलेशन लेयर लगाई गई है, बट उस पॉलीमर लेयर या फिर प्लास्टिक के लेयर के अंदर आपको क्या मिलेगा, कॉपर का वायर ही मिलेगा। क्यों कॉपर का वायर इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज कॉपर के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है। देन इसी के साथ साथ और एक एग्जांपल हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं या वाटर कूलर्स हैं, उनके पीछे जो पाइप्स लगे हुए होते हैं वो पाइप्स भी कॉपर के ही बने होते हैं, जो आपको ब्लैक कलर के नजर आते हैं। तो ब्लैक कलर की सिर्फ उसके ऊपर क्या की गई, कोटिंग की गई ताकि उसको ब्लैक बॉडी बनाया जा सके। अब ब्लैक बॉडी के अपने एक प्रॉपर्टीज है, वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करता है और जल्दी लिबरेट करता है। तो वो हीट को एब्जॉर्ब कहाँ से करना है, उसको रेफ्रिजरेंट से एब्जॉर्ब करना होता है, और कहाँ लिबरेट करना होता है या कहाँ स्टैक करना होता है, उसको एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर स्टैक करना होता है। तो बस इसी रीजन की वजह से उस कॉपर के पाइप्स को ब्लैक कलर से कोट किया गया है। बट अंदर जो है उस ब्लैक कलर की कोटिंग के पीछे क्या है, कॉपर का ही मटेरियल है, कॉपर का ही पाइप। क्यों कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं? बिकॉज कॉपर इज केमिकली इनर्ट और केमिकली नॉन रिएक्टिव विद द एजेंट्स व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू दैट पाइप। दैट इज द ओनली रीजन। So copper is extracted from copper ores, the chief one being pyrites. Pyrites जो है जो माइंस होते हैं या जो ओर्स होते हैं, वहां से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन इंडिया कॉपर इज फाउंड इन घाटशिला, बिहार। घाटशिला में जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंडिया के अंदर। द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर डिपेंड अपॉन इट्स कंडीशन। Casting may have a tensile strength of 150 to 170 Newton per mm square, which may be increased to 215 to 230 Newton per mm square by working. The strength of hot drawn copper wire may be as high as 380 to 460 Newton per mm square. The melting point of copper is 1083 degrees centigrade. And its density is 7.5 gram per cubic centimeter. So this is a small overview about the copper. If we talk about its properties, so copper have some specific or special properties. That is, it is relatively soft and very malleable. So we can draw it, or we can convert the copper into thin wires and thin sheets. तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे प्लेट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं कॉपर के अर्थिंग देने के लिए। हर एक के घर में होना चाहिए ये, और बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे एक अर्थिंग का पॉइंट निकाला जाता है, कॉमन पॉइंट निकाला जाता है, जहाँ पे अंडरग्राउंड एक गड़ा कर उसके अंदर कॉपर की प्लेट डाली जाती है और कोल डाला जाता है ताकि अर्थिंग मिलती रहे। और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है या फिर जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग आपके घर से पास करवाई गई है उसमें शॉक ना लगे, उसके लिए जो है कॉपर के प्लेट्स का इस्तेमाल किया। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पे कि कॉपर को आसानी से कितने भी थिन वायर्स के अंदर या कितने भी थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है इसे। कॉपर इज डक्टाइल एंड फ्लेक्सिबल येट वेरी टफ एंड स्ट्रॉन्ग। तो अभी देखो डक्टाइल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, बट उसके अंदर थोड़ी सी टफनेस भी है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस भी है। बहुत ज्यादा जैसा गोल्ड के जैसा तो हाल नहीं है, क्योंकि गोल्ड इससे भी ज्यादा सॉफ्ट और डक्टाइल, बट एज कम्पेयर विद गोल्ड कॉपर थोड़ा सा टफ और स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉपर की सबसे ज्यादा हाई होती है, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है। थर्मल कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? हीट एक जगह से दूसरे पे ट्रांसफर होना है, ट्रांसमिट होना है, तो बोलेंगे हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव कॉपर रॉड,
उसको हमने एक हाथ से एक एंड पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ जो है वो दूसरा जो एंड है कॉपर का जो रॉड है उसका एक एंड हमने हाथ से पकड़ा हुआ है, हाथ में पकड़ा हुआ है और दूसरा जो एंड है वो फ्लेम के ऊपर अगर हम रखते हैं तो आपको हीट जो है कुछ ही समय के अंदर विद इन अ वेरी शॉर्टर पीरियड यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द हीट ऑन द एंड विच यू आर होल्डिंग द कॉपर रॉड। जिस हाथ से आप कॉपर को रॉड को पकड़े हुए हो वहां पे आपको बहुत ही कम समय के अंदर आपको हीट वहां पे महसूस होना या गर्मी महसूस होना वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। वही अगर दूसरे हाथ में अगर आप पकड़ोगे मेटल की आयरन की रॉड तो उसके अंदर भी हीट ट्रांसफर होगी बट द हीट ट्रांसफर रेट इन द आयरन रॉड विल बी डिलेड और स्लोवर। जो आपको रिस्पांस मिलेगा ये जो हीट मिलेगी आपको बहुत धीरे धीरे या धीमी रफ्तार से वहां पर मिलेगी। बट वही अगर आप कॉपर की रॉड को पकड़ोगे एंड्स ऑफ ईच रॉड इज ऑन द सेम फ्लेम, जो दूसरा एंड है वो सेम फ्लेम के ऊपर रखा गया है। तो इस तरीके से मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि अगर ऐसा फ्लेम है आपके पास और इस फ्लेम के ऊपर आपने क्या किया कॉपर की रॉड को रखा हुआ है और एक राइट हैंड से आपने कॉपर के रॉड को पकड़ा हुआ है और वैसे मान लीजिए कि दूसरी रॉड यहाँ पे लगी हुई है आयरन की रॉड है जिसको आपने लेफ्ट हैंड से होल्ड किया हुआ है। सो जो हीट है आपको यहाँ पे राइट हैंड पे सबसे पहले आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे से जो ट्रांसमिशन होगा हीट का जो ट्रांसमिशन होगा हीट की जो कंडक्टिविटी रहेगी वो बहुत फास्ट होगी कॉपर वाले कंडीशन। वही जो आयरन वाला रॉड है उसके अंदर भी हीट ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं होगा कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा आयरन वाले रॉड में, होगा लेकिन धीमी रफ्तार से होगा, स्लोवर रफ्तार स्लोवर रेट से होगा। ये जो है डिफरेंस है। इट इज नॉन मैग्नेटिक विद गुड रेडिश कलर, कलर भी जो है रेडिश होता है, इसका अट्रैक्टिव होता है, एस्टिक्स थोड़े से ठीक ठाक ही है इसके। देन इट फॉर्म्स रेडीली अलॉय विद मेनी अदर मेटल्स, इसको आसानी से किसी भी दूसरे मेटल्स के साथ आसानी से मिक्स किया जा सकता है, जिसको बोले होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए सूटेबल होता है कॉपर का मेटल। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, इसके अंदर आसानी से कोरोजन नहीं होगा, इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो डिस्ट्रक्शन होगा तो बहुत स्लोअर रेट से होगा और पानी वगैरह से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे अगर कोई एजेंट्स रहेंगे, दूसरा कोई अगर केमिकल रहेगा तो हो सकता है कि वहाँ पे कोरोजन हो, बट वाटर वगैरह से ये रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ। इट कैन बी इजीली फैब्रिकेटेड, वेल्डेड, ब्रेस्ड, सोल्डर्ड एंड मशीन। तो इसको आसानी से हम लोग फैब्रिकेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वेल्डिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सोल्डरिंग और ब्रेसिंग का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और मशीनिंग का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कॉपर के ऊपर सारे ही तरीके के ऑपरेशन हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, ये सबको रिस्पॉन्स करते हैं। देन यूजेस, कहाँ पे यूज होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है? तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और हीट कंडक्टर्स को बनाने में कॉपर का इम्पोर्टेंट रोल होता है, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट में उसको इस्तेमाल किया जाता है। कुकिंग यूटेंसिल्स और केटल्स बनाने में, कुकिंग जो है ना, जितने भी आपके यूटेंसिल्स है, कूलिंग नहीं एक्चुअली, प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पर, ये कूलिंग नहीं है, कुकिंग है। तो जितने भी आपके जो है यूटेंसिल्स होते हैं या केटल्स होते हैं, तो उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा स्टेनलेस स्टील के बने हुए अगर आपके यूटेंसिल्स है तो उसके नीचे एक कॉपर की प्लेट लगी हुई थी, नीचे का जो बेस रहेगा वो कॉपर का रहेगा, ऊपर हो सकता है स्टेनलेस स्टील का रहेगा। तो यूटेंसिल्स वगैरह बनाने में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। और केटल्स, इलेक्ट्रिक केटल्स वगैरह जो आते हैं आजकल, केटल्स भी होते हैं, वो पहले कॉपर के हुआ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कम एनर्जी में आपका कुकिंग अच्छे से परफॉर्म हो जाता है। देन बस बार्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। बस बार्स किसको बोलते हैं? कल ही मैंने आपको सर्किट बोर्ड दिखाया था, उसके अंदर जो पॉइंट्स नजर आ रहे थे आपको, जो रेक्टेंगल जैसे नजर आ रहे थे, वो बस बार्स। अगर आप लोगों ने पेन ड्राइव देखा है तो पेन ड्राइव के अंदर भी बस बार्स हो। पेन ड्राइव में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का जो है ये लगा होता है यूएसबी सॉकेट। इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो बस बार्स, या फिर आपको जो है रेक्टेंगल, बड़े बड़े जो रेक्टेंगल्स नजर आते हैं आपको, कुछ कंडीशंस में सिल्वर कलर के नजर आते हैं, कुछ कंडीशंस में जो गोल्डन कलर के नजर आते हैं। जब भी गोल्डन कलर के नजर आए तो समझ जाना कि वो कॉपर के बने हैं, ठीक है। तो ये जो बस बार्स हैं, ये बस बार्स का काम क्या है कि कांटेक्ट मेंटेन करना है। क्या करना है वहां पर? कांटेक्ट मेंटेन करना है। किसके किसके बीच में? पेन ड्राइव के अंदर और जो आपका सर्किट बोर्ड है, तो मदर बोर्ड है आपका कंप्यूटर का, उसके बीच में जो है आपको वहां पर क्या है, कांटेक्ट मेंटेन करना है और डेटा को ट्रांसमिट करना है। तो उसके लिए ये जो है ना बस बार्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बस बार्स बनाने के लिए भी कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों कॉपर का इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज कॉपर
possesses good electrical conductivity. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब पास होंगे तो तभी डेटा वहां पे क्या होगा, ट्रांसमिट होगा या ट्रांसफर होगा पेन ड्राइव से कंप्यूटर में या कंप्यूटर से पेन ड्राइव। बिकॉज ऑफ इट्स एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी यूज्ड फॉर बोल्ट्स, स्टड एंड वेल्डिंग टिप्स। तो अब बहुत सारी जगहों पे वेल्डिंग के जो रॉड्स आते हैं ना, फिलर मटेरियल, वो कॉपर के इस्तेमाल किए जाते हैं। बोल्ट्स और स्टड्स बनाने में भी जो है कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसको आसानी से मशीनिंग की जा सकती है। अभी बोल्ट, नट और बोल्ट बनाना है, मतलब क्या करना है, वहाँ पे थ्रेडिंग करना है। थ्रेडिंग करने में क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है या बहुत ज्यादा मटेरियल रिमूव करना होता है। इसलिए क्या है, यहाँ पर ये सॉफ्ट और डक्टाइल होने की वजह से कॉपर आसानी से इसमें से मटेरियल को रिमूव किया जा सकता है और इसके नट और बोल्ट बनाए जा सकते हैं। देन इसी के साथ साथ इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स सच एज कॉन्टैक्ट पिन्स, स्विच गियर्स, रिले एंड प्रिसिशन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो इसका प्रॉपर्टी की वजह से गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से बहुत सारी जगहों पे जैसे स्विचेस वगैरह है और हीटर्स के अंदर की जो कॉइल्स है या इंडक्शन कुकर अगर आप लोगों के घर में है, अगर आप लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंडक्शन कुकर, तो उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो कॉपर की वाइंडिंग्स आपको नजर आएंगी। तो ये सारी जगहों पर कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज कॉपर पॉजेसेस द गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कॉपर का, ट्यूब्स बनाने में, हीट एक्सचेंजर्स के ट्यूब्स बनाने में। हीट एक्सचेंजर किसको बोलते हैं, जो एक जगह से हीट दूसरी जगह ट्रांसफर करता है या एक्सचेंज करता है, उसको बोलते हैं हम लोग हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर जहाँ पे भी रहेंगे वहां पे कॉपर के ट्यूब्स इस्तेमाल होंगे। उसी के साथ साथ जैसा मैंने आपको और एक एग्जाम्पल दिया था जो आप घर में ही देख सकते हो आपके, वो है आपका रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं। फ्रिज नहीं कहना चाहिए उसको, उसको रेफ्रिजरेटर कहना चाहिए। या एयर कंडीशनर हो गया, एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट में अगर आप देखोगे तो आपको कॉपर के पाइप्स नजर आएंगे। बस इतना ही है कि आपको ब्लैक कलर के पाइप्स नजर आएंगे, ब्लैक कलर की कोटिंग उसके ऊपर की जाती है। तो ब्लैक कलर की कोटिंग क्यों करते हैं, उसके पीछे भी मैंने रीजन आपको बता दिया कि ब्लैक बॉडी बनाने के लिए उसको ब्लैक कलर की कोटिंग की जाती है। ब्लैक बॉडी क्यों बनाते हैं, ब्लैक बॉडी इसलिए बनाते हैं कि वो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब कर सके और जल्दी से हीट को एक्सट्रैक्ट कर सके। देन उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका, इट इज यूज्ड इन स्ट्रक्चरल पर्पसेस। तो स्ट्रक्चरल जो पार्ट्स है वो बनाने के लिए भी कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा जैसा हम लोगों ने सेक्शंस देखे थे अलग अलग, आई सेक्शन, एस सेक्शन, टी सेक्शन, सी सेक्शन, चैनल्स जो होते हैं, जो जिसको मेटल्स का जो स्ट्रक्चर होता है आमतौर पर वो बनाने के लिए, जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर फुट ओवर ब्रिज बताया था रेलवे स्टेशन का, जिसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है और जरूरत पड़ने के ऊपर उसको डिसअसेंबल करके अनइंस्टॉल करके दूसरी जगह पे भी लगाया जा सकता है। इस तरीके के स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स बनाने में भी कॉपर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, ऊपर भी देखा था कि नट बोल्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, मेटल के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, चैनल जहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली नट और बोल्ट का अरेंजमेंट इस्तेमाल होता है। तो इन जगहों पर कॉपर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज हो रहा है। वाटर पाइप्स बनाने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका डिस्ट्रक्शन या करोजन बहुत धीमा होता है या बहुत कम होता है, इस वजह से इसको वाटर के पाइप बनाने में भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब कॉपर के अलॉयज, कौन से कॉपर के अलॉयज, कॉपर जैसा हमने एक पॉइंट यहाँ पे देखा था, अलॉयज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, राइट। तो अलॉयज बनाने के लिए सूटेबल है ये पॉइंट हमने यहाँ पे देखा। तो अब कौन से अलॉयज बन सकते हैं यहाँ पर, वो देखते हैं। तो बेसिकली जो मेन टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं, कॉपर जिंक अलॉय और कॉपर टिन अलॉय। So copper alloys, although copper possesses a desirable combination of physical and mechanical properties, it does not find many engineering applications due to its poor strength. Strength इसकी कम होती है, इसलिए जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पर ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे ज्यादा फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट होने वाले हैं, उन जगहों पे तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बट इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन इसके बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने में इसका इस्तेमाल, गियर्स बनाने में, स्विचेस बनाने में, एमसीबीज बनाने में, वाइंडिंग्स बनाने में, मोटर्स बनाने में इसका इस्तेमाल ब्रॉडली किया जाता है। एडिशन ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स सच एज जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, निकल एक्सेट्रा रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर बाय मेथड कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ कम होने की वजह से बहुत सारी जगहों पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सक रहा था। प्योर कॉपर को
स्ट्रेंथ पुअर होने की वजह से उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था बहुत सारी जगहों पे। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं इसमें टिन, जिंक, एल्यूमिनियम और निकल वगैरह के मेटल्स का इसके साथ कॉपर के साथ उसको ऐड किया जाता है और अलॉय बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है। फिर वो ऐसी जगह पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर फोर्सेस एक्ट होती है, ठीक है, हेवी फोर्सेस एक्ट होती है, उन जगह पे भी फिर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो कॉपर के बेसिकली दो टाइप्स है, कॉपर जिंक अलॉय और कॉपर टिन अलॉय। कॉपर जिंक अलॉय के अंदर में क्या क्या आता है, कॉपर जिंक अलॉय के अंदर में क्या क्या आता है, देखो ब्रास आता है, मून्स मेटल आता है, और कॉपर टिन अलॉय के अंदर क्या आता है, ब्रोंज और गन मेटल। तो कल हमने देखा था, आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। कल हमने ओवरव्यू देख लिया था इसका, ब्रास और ब्रोंज का, आज हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉपर जिंक अलॉयज, कॉपर का और जिंक का मिक्सचर। तो इसमें जो टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, ब्रास और मून्स। तो सबसे पहले हम ब्रास के बारे में, किसको ब्रास बोलेंगे और किसको मून्स। सो ब्रास आर द alloys of copper and zinc. This basically a binary alloy of copper with as much as 50% zinc. अगर हम कॉपर में 50% कॉपर रखते हैं और 50% जिंक ऐड कर देते हैं, तो ये जो मिक्सचर है, ये जो अलॉय है, इसको कहेंगे हम ब्रास। ओके, अब इस ब्रास का जो है कंपोजिशन किस तरीके से है, याद रखना तो बिल्कुल आसान है। 50% कॉपर, 50% जिंक, बन गया आपका ब्रास। किस तरीके के प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिलते हैं, The melting point of brass varies from 800 degrees centigrade to 1000 degrees centigrade. It is non-corrosive, ductile and high tensile strength, soft with good fusibility, poor conductor of electricity, easily soldered, non-magnetic, can be easily electroplated with metals like nickel and chromium. Electroplating के लिए suitable है और सोल्डरिंग भी की जा सकती है, नॉन मैग्नेटिक होता है, डक्टाइल होता है, बट इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गई है यहाँ पे जिंक ऐड करने। अच्छा, जिंक ऐड करने की वजह से और एक चीज हुई है यहाँ पर, इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना। तो जिंक के अंदर जो है ना, जिंक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जिंक जिसके साथ भी ऐड किया जा रहा है, जिसके अंदर भी डाला जाएगा, तो ये क्या करेगा, उस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। तो जब हम कॉपर के अंदर जिंक को ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, वो जो अलॉय बनेगा, ये जो मिक्सचर बनेगा, उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहेगी वो कम रहेगी एज कम्पेयर विद द प्योर कॉपर। कंक्लूड ओवर हियर, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। Thanks for watching the video. That's it for today. I will be back with new and interesting contents in the next video. Till then, take care and goodbye. Do not forget to hit subscribe button for getting notified when I will be back with new videos.